अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोडिये फक्सट्रट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल हमने JF-17 थंडर से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ को डिस्कस किया था, जहां पर नाइजीरियन एयरफोर्स ने अपने ये एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने नेबरिंग बेनिन रिपब्लिक के अंदर एक मिलिट्री कू की अटेम्प्ट को अनसक्सेसफुल किया। न सिर्फ इन सिचुएशन में JF-17 थंडर की तरफ से कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स को कंडक्ट किया गया, बल्कि जो तमाम हॉस्टाइल एलिमेंट्स थे जिन्होंने तख्ता पलट की कोशिश की बेनिन रिपब्लिक के अंदर, उनको नाइजीरियन एयरफोर्स की तरफ से JF-17 थंडर का इस्तेमाल करते हुए प्रिसीजन स्ट्राइक के थ्रू न्यूट्रलाइज किया गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये सब कुछ नाइजीरिया ने जो इस टाइम के ऊपर अचीव किया है, ये इस कंडीशन में अचीव किया गया है कि जब उनके पास सिर्फ 3 के करीब JF-17 के यूनिट्स अवेलेबल हैं। सिर्फ 3 यूनिट्स JF-17 से न सिर्फ नाइजीरिया ने एक कंट्री को एक मिलिट्री कू से बचाया, बल्कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी को पोज होने वाले जितने भी थ्रेट्स हैं उनको इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया। और इस पूरे ऑपरेशन ने जिसमें JF-17 ने पार्टिसिपेट किया, अब इस टाइम के ऊपर इसके ऊपर पूरे अफ्रीका के अंदर डिस्कशन हो रही है कि एयर पावर का रोल जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट JF-17 जैसे एक रिलायबल और लो कॉस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट का होना है। तो अब यहाँ पर ये जो पूरे वाकयात हैं, सेट ऑफ सिचुएशंस हैं, ये JF-17 थंडर के लिए एक फ्री मार्केटिंग है। एंड इस टाइम के ऊपर अब दर्जनों अफ्रीकन कंट्रीज अपने एरियल डिफेंस के लिए इस एयरक्राफ्ट की तरफ देख रही हैं। जिन कंट्रीज ने यहाँ पर अब इंटरेस्ट शोकेस किया है उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब नाइजीरिया जो कि इनका सोल ऑपरेटर है अफ्रीका के अंदर, वहां से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि नाइजीरियन एयरफोर्स की तरफ से अब यहाँ पर फाइनली डिसीजन ले लिया गया है कि अब यहाँ पर 40 प्लस यानी कि 40 से ज्यादा नए फाइट एयरक्राफ्ट प्रिक्योर किए जाएंगे, और सारे के सारे यहाँ पर 4+ जनरेशन की एयरक्राफ्ट होंगे। तो सीधा सीधा इशारा यहाँ पर JF-17 थंडर या फिर JF-17 ब्लॉक 3 की तरफ जाता है, क्योंकि अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से JF-17 ब्लॉक 2 की जो प्रोडक्शन है उसको रोक दिया गया है, और अब फुल स्विंग के ऊपर सिर्फ ब्लॉक 3 को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर नाइजीरियन एयरफोर्स की तरफ से 40+ एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने का प्लान बनाया जा रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर अब बात जो है वो ब्लॉक 3 की ही हो रही है। ऑलरेडी अगर आप इस टाइम के ऊपर देखेंगे तो JF-17 ब्लॉक 3 की जो ऑर्डर बुक है वो इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा स्टैकअप हो गई है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इस टाइम के ऊपर आ रहे हैं। इन सब के बाद अगर यहाँ पर अब नाइजीरियन एयरफोर्स का भी एडिशनल ब्लॉक 3 का ऑर्डर यहाँ पर स्टैकअप हो जाता है, तो राउंड अबाउट ये सारा जो नंबर है वो 150 यूनिट्स को क्रॉस करता है। यानी कि अब पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर 150+ JF-17 ब्लॉक 3 मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करने हैं। तो आने वाले 4 से 5 साल एक तो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पूरे तरीके से बिजी होने वाला है, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होगा। एंड क्योंकि यही हमारा एक प्राइम इंस्टीट्यूट है नेस्टेप के साथ मिलकर, जो कि पाकिस्तान के अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को परफॉर्म करता है, एंड आने वाले जो पाकिस्तान एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं PFX प्रोजेक्ट के अंदर, उनको भी यही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो है वो स्पीयर हेड करेगा। यहीं पर इन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर R&D हो रही है, यहीं से अगले जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो मैन्युफैक्चर होंगे। तो एक तो यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और साथ ही साथ जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर चलने के लिए सफिशिएंट फंड्स की जो विंडो है वो यहाँ पर ओपन हो रही है। बात कर ले यहाँ पर PFX एयरक्राफ्ट की, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में फंड्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं। तो ये जो JF-17 ब्लॉक 3 के बढ़ते हुए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि एक यहाँ पर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करे, अपनी ओवरऑल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की और बाकी जो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करे। साथ ही साथ हम नए प्रोजेक्ट्स को भी अच्छे तरीके से लेकर चलें, बिकॉज क्योंकि गोल हमारा यहाँ पर सेल्फ इंडिजनाइजेशन का है। तो ये जो PFX जैसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर 90 to 95% पाकिस्तानी मेड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये हमारी इंडिजिनस ड्राइव के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल इंपॉर्टेंस की हामिल है। और ये सारी चीजें यहीं तक लिमिटेड नहीं रहेंगी। अभी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि नाइजीरिया का जो केस है ये एक पूरी केस स्टडी है बाकी अफ्रीकन कंट्रीज के लिए जिनके पास नॉन एग्जिस्टेंट एयरफोर्स है। अब वो JF-17 थंडर या फिर JF-17 ब्लॉक 3 को एज अ बीकन ऑफ होप या फिर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि ये जो सारी कंट्रीज हैं ये अपना अपना जो एरियल डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। एंड सबको यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है कि JF-17 जैसा कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। साथ ही साथ जब आप एक ऐसी कंट्री बन जाते हैं जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट को बड़े नंबर्स में एक्सपोर्ट कर रही है, तो एक तो आपकी कंट्री का जो ओवरऑल फुटप्रिंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता है, आपकी एयरफोर्स का फुटप्रिंट जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करके पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर बहुत बड़ी सक्सेस बनने जा रही हैं। किस तरह से फिर हम इन्हीं स्टेयर केसेस का इस्तेमाल करते हुए अपनी एयरफोर्स को नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के साथ अपग्रेड करेंगे, किस तरह से हम अपने एरियल डिफेंस को फॉर्मेडेबल बनाएंगे, तो इस चीज में अब कोई डाउट नहीं है कि हर गुजरने वाले दिन के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स और एज अ होल पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस और अपग्रेडेशंस देखने को मिल रही हैं। हम यहाँ पर एक इंपोर्ट मिलिट्री
मिलिट्री पावर से एक प्रॉपर एक्सपोर्ट मिलिट्री पावर बनते जा रहे हैं। अभी भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम करना बाकी है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हम उसी की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं और जो हमारे कुछ डाउन साइड्स हैं, जो कुछ हमने रिसेंट टाइम्स में सीखा है, उसको इफेक्टिवली वहाँ पर काउंटर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जा रही है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप कॉमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।